प्यारे बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड एंड सेफ। शुरुआत में हम लोगों ने ये सीखा वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या चीज़ होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, हम लोगों ने रिवाइज किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम का टाइप। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। अगर बच्चों किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो डेफिनेटली वो बॉडी बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन में पाई जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो कोई अच्छा इक्विलिब्रियम के टाइप पे अगर हम जाते हैं तो बच्चों इक्विलिब्रियम के तीन टाइप बेसिकली होते हैं। उसमें एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों की अलग अलग बच्चों यहाँ विशेषताएं हैं। तीनों को कैसे पहचाना जाता है, कैसे अलग किया जाता है, हम अभी आपको बताएंगे। बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो या इक्विलिब्रियम न्यूट्रल हो, इन तीनों ही टाइप के इक्विलिब्रियम में एक चीज़ तो कॉमन रहेगा, नेट फोर्स की वैल्यू या कह लीजिए नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बॉडी के ऊपर या सिस्टम के ऊपर क्या होगा, जीरो। यहाँ पर बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स पक्का है जीरो होगा, तभी इक्विलिब्रियम बनेगा। ये कंपल्सरी कंडीशन होंगे, ये सब में रहेगा। अगर ये सब में रहेगा तो हम ये कैसे पहचान करेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेबल ही है या अनस्टेबल है। बच्चों अब पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं। अगर हमारे पास किसी बॉडी के कंडीशन को मैं देख रहा हूँ और वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम से कम रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कंडीशन में होगा। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है बट इक्विलिब्रियम अनस्टेबल टाइप का है तो वहाँ पर उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन में बॉडी होगा। और बच्चों अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें तो बॉडी को जब एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। शिफ्टिंग कंडीशन में जब शिफ्ट किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला चेंज जीरो होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हम कह सकते हैं क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है अगर बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं तो। ऐसे इक्विलिब्रियम को बच्चों हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैथमेटिकली इसको कैसे पहचान करेंगे इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बच्चों डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू आर, आर इज द डिस्टेंस या कह सकते हैं पोजीशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन d2u ओवर dr स्क्वायर। अगर बच्चों यहाँ पॉजिटिव आ रहा है मतलब इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल रहा होगा। d2u ओवर dr स्क्वायर अगर निगेटिव आ रहा है मतलब इक्विलिब्रियम अनस्टेबल रहा होगा। d2u ओवर dr स्क्वायर अगर जीरो आ रहा है बच्चों मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे होंगे जहां पर इक्विलिब्रियम हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एक और पहचान करने का तरीका मैं बता दूं, अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो बच्चों अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से उसको स्लाइड डिस्टर्ब किया जाए, हल्का फुल्का डिस्टर्ब किया जाए तो वो बॉडी दोबारा उसी इक्विलिब्रियम में आने का टेंडेंसी रखती है, आने की कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से एक सरफेस है बच्चों, बाउल टाइप का, बच्चों इस तरह से कह सकते हैं कांकेव टाइप का एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। अभी देखिए इसका वेट जो हमारा mg और नॉर्मल फोर्स बैलेंस हो गया, नेट फोर्स जीरो है, कंडीशन पूरा। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ जाएगा मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन में है। मैथमेटिकली ये कंडीशन भी इसके लिए फॉलो होगा। बच्चों हम कहेंगे ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर इस बॉडी को बच्चों हम थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ कहीं ला के रख दें तो बॉडी दोबारा उसी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश जरूर करेगा। यहाँ पर बच्चों ऐसे इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो नो डाउट यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर इसका वेट और नॉर्मल फोर्स बैलेंस तो कर रहा, नेट फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कंडीशन में है, पूरे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है। और यहाँ पर d2u ओवर dr स्क्वायर अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है,
अब अगर बॉडी को हम इस इक्विलिब्रियम को बच्चों अनस्टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बॉडी को हल्का सा अगर इधर उधर करेंगे, अगर मान लो ये फ्रिक्शनलेस और बॉडी को थोड़ा सा स्लाइड कर दें तो नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा स्लाइड कर दें नीचे अपने आप स्लाइड करके आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम सदा के लिए डिस्टर्ब हो जा रहा है। यहाँ देखें, यहाँ पर बच्चों हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में मान लीजिए एक बॉडी है, किसी हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसका जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है ऊपर की ओर mg डाउनवर्ड लग रहा है, नेट फोर्स यहाँ भी 0 मुझे मिल रहा है। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी अगर बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मैं टेबल के ऊपर स्लाइड करूँ, यहाँ टेबल हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। और ऐसे कंडीशन में बच्चों d2u/dr² की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरह से स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का जिक्र किया जा सकता है। मान लीजिए कोई कोन हो बच्चों, इस तरह से ला करके हम अर्थ के ऊपर रख दें तो कोन जो होगा बिल्कुल वैसे स्टेबल पड़ा रहेगा। अगर हल्का फुल्का मैं इसे डिस्टर्ब भी करता हूं तो फिर से उसी कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोन कोई सा हो बच्चों इस तरह से, और उसको कैसे भी मेहनत करके मैं ऐसे बच्चों किसी तरह बैलेंस कर दूं और हल्का सा अगर इसको डिस्टर्ब कोई करेगा तो ये बच्चों सदा के लिए इक्विलिब्रियम को अपने खो देगा। मतलब ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा रहा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों ये मान लो सरफेस है और इसके ऊपर कोन को मैंने ऐसे रख दिया तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा टच करूँ इस तरह से घूमेगा बच्चों, इसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ इक्विलिब्रियम हमारा जहाँ भी छोड़ देंगे वैसे ही बना रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बच्चों ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस हुआ। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं बच्चों। थोड़ा सा इसका ग्राफिक वर्जन आइए देखते हैं। बच्चों आइए थोड़ा सा ये वाले ग्राफ पे विचार करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में बच्चों एक ग्राफ ऐसे खींचा गया, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं A B C D। तो यहाँ डिफरेंट पॉइंट के बीच में सिचुएशन क्या बन रहा है, यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा जो बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर हो रहा है तो इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल वाला बनना चाहिए। मिनिमम माफ़ करिएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर बन रहा है तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल वाला बनना चाहिए। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमारा इक्विलिब्रियम बच्चों अनस्टेबल वाला बनना चाहिए, और जीरो पोटेंशियल एनर्जी के केस में पोटेंशियल हमारा जो है इक्विलिब्रियम न्यूट्रल वाला होना चाहिए। बशर्ते यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि पॉइंट ए और बी के बीच में क्या हो रहा है। अगर ए से बी को मैं मूव कर रहा हूँ तो बच्चों ए से बी को मूव करते वक्त एक चीज़ हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ ए से बी के बीच अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप का मतलब यहाँ होगा du/dr, तो थीटा यहाँ 90 डिग्री से कम है, मतलब स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो हो गया, देखिए यहाँ पर फोर्स की वैल्यू होती है -du/dr, और यहाँ du/dr पॉजिटिव है, माइनस इंटू प्लस यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा, निगेटिव। मतलब फोर्स हमारे पास कैसा होगा, निगेटिव होगा। मेरे प्यारे बच्चों फोर्स निगेटिव अगर हो रहा है तो इसका मतलब ए से बी के बीच में जो भी पार्टिकल, जो भी सिस्टम, जो भी बॉडी रहा होगा उसके ऊपर निगेटिव फोर्स लग रहा होगा। मतलब वो बॉडी किसी ना किसी फोर्स के बंधन से बंधा होगा, अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स से बंधा होगा। इसको ऐसे समझें, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर बी से सी के बीच में हम जाके चेक करें तो यहाँ के अंदर देखिए पोटेंशियल एनर्जी घटता जा रहा है। अगर बच्चों मैं बी टू सी के अंदर जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होते होते कहीं मिनिमम भी हो जा रहा है। और यहाँ पर होगा क्या, बी और सी के बीच में कोई पॉइंट सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर एक टेंजेंशियल लाइन खींचो तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री से ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे केस में जो हमारा स्लोप आएगा, स्लोप का मतलब यहाँ हुआ du/dr आएगा, वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। रहा सवाल फोर्स का, तो फोर्स यहाँ पर बच्चों -du/dr होता है, यानी कि फोर्स यहाँ पर एक बार du/dr निगेटिव है, -du/dr मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब इस दौरान हमारा बॉडी किसी रिपल्सिव फोर्स से यहाँ पर काम कर रहा होगा। इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स अगर बॉडी पे काम कर रहा है तो बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा होगा, मतलब कि वो फिर से उसी इक्विलिब्रियम में आने के कंडीशन में नहीं आ रहा होगा।
ठीक है बच्चों, ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा होगा। तो इस तरह के ग्राफ से बच्चों बहुत अच्छी तरह से ग्राफ का नेचर आप पहचान सकते हो, कहाँ पे कौन सा सिचुएशन बन रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं पॉइंट बी पर जाके बिल्कुल टॉप पे चेक करूं कि यहाँ क्या कंडीशन है, टेंजेंशियल लाइन खींचा आर वाले एक्सिस से बच्चों यहाँ पर जीरो एंगल बना रहा, मैं कहूँगा स्लोप यहाँ के अंदर क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप जीरो होने का मतलब डी यू और डी आर जीरो होगा, डी यू और डी आर जीरो होने का मतलब फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो होने का मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम बना होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना होगा। यहाँ पर अगर जाके देखें तो यहाँ डी यू और डी आर यानी कि फोर्स जो होगा बच्चों वो फोर्स हमारा पॉजिटिव हो, फोर्स हमारा जीरो होगा। यहाँ के अंदर बच्चों फोर्स अगर पॉइंट सी पर जीरो आ रहा है, इट मीन्स पॉइंट सी कोई ना कोई इक्विलिब्रियम को दिखा रहा होगा। सर यहाँ के अंदर आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, फोर्स जीरो है, तो यहाँ पर पॉइंट सी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखा रहा होगा। ऐसे ही बच्चों इसको देख करके आप स्लोप के नेचर को देख करके यहाँ पर पता लगा सकते हैं क्या सिचुएशन बन रहा। मान लो ग्राफ हमारा ऐसे चला, डी टू ई आगे बढ़ गया। अब मैं इस दौरान अगर देखूं तो बच्चों स्लोप हमारा जो भी है, स्लोप का मतलब डी और डी आर, यहाँ भी ये वाला टेंजेंशियल लाइन यहाँ से जीरो एंगल बना रहा, टेन जीरो मतलब जीरो हो गया, मतलब फोर्स की वैल्यू इस दौरान जीरो होगी, मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम होगा। क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, क्या पोटेंशियल एनर्जी घटा है? सर ना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है ना ही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी घटा है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब हुआ यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डी से ई के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा डेफिनेटली वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिवीजन के लिए है पावर। व्हाट इज मैकेनिकल पावर, आइए जरा उसके बारे में बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं। पावर क्या होता है? पावर का मतलब होता है, रिवीजन क्लास है बच्चों, फटाफट देखेंगे। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड, कितनी तेजी से एनर्जी की डिलीवरी की जा रही है, कितनी तेजी से बच्चों सप्लाई किया जा रहा है एनर्जी को, कितनी तेजी से एनर्जी को सिस्टम से बाहर निकाला जा रहा है, कितनी तेजी से वर्क डन किया जा रहा है। इसी का मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर पावर का जिक्र होता है, पावर नाम का टर्म आता है। पावर का मतलब एनर्जी के कन्वर्जन की रफ्तार बच्चों, पावर का मतलब वर्क डन की रफ्तार, वर्क डन के रेट, कितना तेजी से वर्क डन हो रहा, दैट इज पावर। यहाँ के अंदर बच्चों आइए एंजॉय करते हैं टॉपिक को। पावर का मतलब होता है बच्चों रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को बच्चों हम लोग पावर का नाम देते हैं। रिवीजन क्लास है, फटाफट मेन चीजों को देखते हैं बच्चों। यहाँ के अंदर इसको हम पावर का नाम देते हैं। रहा सवाल पावर की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट यानी जूल पर सेकेंड, इसी को बच्चों हम वाट भी लिखते हैं। 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 1 वाट होता है। यहाँ के अंदर बच्चों बाकी सभी एनर्जी की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट कोई भी रख सकते हो। कैलोरी पर सेकेंड हो जाएगा एक यूनिट, अर्ग पर सेकेंड सीजीएस में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे तमाम तरह के यूनिट इस तरह से बनेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड कह सकते हो। इसी में बच्चों आप एक और खास यूनिट होता है पावर का जिसको हार्स पावर कहा जाता है। 1 हार्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है बच्चों, बड़ा फेमस सा यहाँ रिलेशन होता है, आप सबको याद रहता है। अब यहाँ के अंदर बच्चों हम पावर के बारे में बात करेंगे। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में वर्क डन का रेट जो होता है उसी को हम लोग पावर का नाम देते हैं। देखिए सब लोग समझिए, अगर बच्चों यहाँ के अंदर मान लीजिए कोई बॉडी है और बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फोर्स हमारा कांस्टेंट है और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह को हुआ है और ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यस है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों हम क्या कहेंगे कि पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स। जिस तरह से जब हम वर्क डन की बात करते थे तो वर्क डन बाय फोर्स, कौन सा फोर्स जरूर मेंशन करते थे, और मेंशन नहीं होता था तो कॉमन सेंस से समझते थे कि कौन से फोर्स की बात हो रही होगी। सिमिलर मैनर में बच्चों जब हम लोग यहाँ पावर डिलीवर की बात करेंगे तो पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स की बात करेंगे, कौन सा फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स दिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन का मतलब dW/dt कर सकते हैं या
बच्चों यहाँ पर वर्क डन को हम ऐसे लिखते थे एफ डॉट एस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये तो मेन लॉजिकल इक्वेशन बन रहा है। अब बच्चों बॉडी पे लगने वाला फोर्स में भी वेरिएबल हो, में भी कांस्टेंट हो। तो बच्चों वेरिएबल होगा तो अगर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन निकालिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए, बड़ी सिंपल सी केस बनेगी। वो तो सिंपल केस आपको आता है। यहाँ पे मान लो फोर्स वेरिएबल हो तो यहाँ थोड़े समय के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर बच्चों ऐसे मान लेंगे पावर वर्क डन इक्वल टू वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग लिखते हैं एफ डॉट एस। अगर कोई बॉडी के ऊपर बच्चों वेरिएबल नेचर का फोर्स लगा है तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों यहाँ पर ds डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लेते हैं कि फोर्स कांस्टेंट रहा हो और इक्वेशन बनता है dw इक्वल टू एफ ds। मेरे प्यारे बच्चों दोनों साइड में हम dt से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ बनेगा dw ओवर dt, यहाँ बनेगा ds ओवर dt। यहाँ पे बच्चों रेट ऑफ वर्क डन का मतलब हमने पावर निकाल दिया एक बहुत छोटे से समय अंतराल में, जिसको हम इंस्टेंटेनियस पावर का नाम देते हैं। ये हो जाएगा एफ और इतने को हम लिखेंगे, यहाँ डॉट का साइन है, यहाँ डॉट वी, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर के लिए एक इक्वेशन हमें मिला दैट इज एफ डॉट वी। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा अगर कोई वेरिएबल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है तो बच्चों यहाँ के अंदर उस फोर्स के द्वारा बॉडी पे कितना पावर डिलीवर किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मान लिया किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर उधर ही बॉडी की वेलोसिटी है, तो बच्चों ऐसे केस में पावर डिलीवर्ड जो हमारे पास होगा फोर्स के द्वारा एनर्जी सप्लाई किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पावर की वैल्यू हो जाएगी एफ डॉट वी। एफ डॉट वी का मतलब हो जाएगा एफ इंटू वी इंटू कॉस 0 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ के अंदर आ गया एफ इंटू वी। बच्चों यहाँ हमारे पास पावर डिलीवर्ड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एफ इंटू वी के बराबर होगा। आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। पॉजिटिव पावर डिलीवर हुआ मीन्स एनर्जी सप्लाई की गई और मैक्सिमम पावर डिलीवर हुआ। 0 डिग्री का केस है, हो सकता है ये 0 डिग्री का केस हमने लिया। 90 डिग्री का केस अगर देखें बच्चों, मान लो बॉडी ऐसे मोशन कर रहा हो और उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है बच्चों ऐसे रहा हो, तो ऐसे केस में ये फोर्स ना तो इस बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ाने में सहायक होगा, ना तो बॉडी के वेलोसिटी को घटाने में सहायक होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलॉन्ग अगर लेके जाएंगे तो 0। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में पावर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ वी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 मतलब 0, इसका मतलब हमारे पास पावर की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या हो गई, 0 के बराबर आ गई। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले सिचुएशन में। इसका मतलब अगर 90 डिग्री का केस होगा तो ध्यान रखिएगा पूरे फिजिक्स में 90 डिग्री पर अगर कोई फोर्स है तो पर्टिकुलरली उस फोर्स के द्वारा जो यहाँ के अंदर पावर डिलीवर्ड होगा वो 0 होगा, वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 180 डिग्री का अगर केस लिया जाए तो 180 डिग्री के केस में बच्चों वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है। यहाँ ये फोर्स जो होगा वेलोसिटी का अपोज करेगा, मोशन का अपोज करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कराने का प्रयास करेगा। मीन्स यहाँ पावर डिलीवर्ड निगेटिव आना चाहिए। पावर डिलीवर्ड निगेटिव आने का मतलब जिस भी फोर्स के द्वारा हम पावर डिलीवर्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर एक्चुअली डिलीवर नहीं हुआ बल्कि पावर डिसिपेट होगा। यहाँ के अंदर बच्चों अगर निकाल के देखें तो पावर की वैल्यू हमारे पास एफ वी कॉस 180 आ जाएगी। पूरी दुनिया में फिजिक्स पढ़ने वाले हर बच्चे को पता है कि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। यहाँ हो गया माइनस एफ वी, यानी पावर यहाँ मैक्सिमम होगा, बट मैक्सिमम मैं इसलिए कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम होगा, लेकिन पावर यहाँ डिलीवर्ड हो नहीं बल्कि क्या होगा, डिसिपेट होगा। अगर बच्चों निगेटिव साइन को कंसीडर करके हम बोलें तो हम बोलेंगे यहाँ पावर क्या है, मिनिमम है। मिनिमम है मतलब डिसिपेट हो रहा, ना कि डिलीवर हो रहा है, वो भी मैक्सिमम डिसिपेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर और उसके डिफरेंट सिचुएशंस। आइए इसके आगे की चर्चा करते हैं।
एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, इस तरह से एक किसी सरफेस पे रखा है, सरफेस हमारा रफ है, मींस फ्रिक्शन भी यहाँ के ऊपर लगा होगा। बच्चों बॉडी को यहाँ से कोई फोर्स लगा के, देखिए कैपिटल एफ फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ को ले गए हैं। तो बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान को बॉडी को मैंने शिफ्ट कराया। सपोज ये पोजीशन हमारा ये है और यहाँ पे बी है। अब यहाँ ले जाते समय देखें टोटल बॉडी के ऊपर कितने फोर्स यहाँ लग रहे हैं। एक तो जो हमने लगाया, एक तो जो धरती मैया ने लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स, एक जो नॉर्मल फोर्स सरफेस ने बॉडी के ऊपर लगाया, और एक जो फ्रिक्शन यहाँ के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ये। तो बच्चों यहाँ के ऊपर टोटल मिला के 4 फोर्सेज लग रहे हैं। एक एक के द्वारा पावर डिलीवर्ड की बात करेंगे बच्चों, एक एक के द्वारा पावर डिलीवर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं पावर डिलीवर्ड बाई फोर्स एफ। बच्चों यहाँ फोर्स एफ के द्वारा कितना पावर डिलीवर्ड होगा। मेरे प्यारे बच्चों सिंपली फोर्स का नेचर अगर कांस्टेंट है तो इसके द्वारा वर्क डन जो भी हुआ होगा, इसके द्वारा वर्क डन हुआ होगा, कांस्टेंट नेचर का फोर्स है तो एफ इंटू यस, एफ डॉट यस, जिधर एफ उधर ही क्या है यस है। तो बच्चों यहाँ के अंदर एफ डॉट यस आ जाएगा, एफ यस कॉस 0 जो कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ प्लस एफ एस आ गया, डिवाइडेड बाई कॉस 0 रहेगा। चलो लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई जितना भी टाइम लगा हो, सपोज डेल्टा टी। तो यहाँ के अंदर बच्चों प्लस में आ जाएगा एफ एस अपॉन डेल्टा टी, वॉट एवर टाइम विल बी टेकन फ्रॉम हियर टू हियर, दैट टाइम विल बी हियर इन द डिनोमिनेटर। ओके बच्चों, यहाँ के अंदर पावर डिलीवर्ड अगर हम कैलकुलेट करें बाई कौन सा फोर्स, एफ के, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना पावर डिलीवर्ड होगा, तो होएगा एफ के डॉट यस। एफ के डॉट यस करेंगे तो एफ के इंटू यस इंटू कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। जिधर डिस्प्लेसमेंट है एफ के उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, माइनस आप यहाँ के अंदर हो जाएगा एफ के इंटू यस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि पावर डिलीवर्ड क्या होगा बाई नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर्ड। तो बच्चों नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होने की वजह से नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 है, अपान यहाँ टाइम कुछ भी कर लीजिए बच्चों क्या आएगा 0। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर्ड क्या होगा 0। पावर डिलीवर्ड बाई फोर्स mg, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा यहाँ कितना पावर डिलीवर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों डिस्प्लेसमेंट के कैसे है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होगा। पावर मींस वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहाँ के अंदर बच्चों ये रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। तो बच्चों इस तरह से सिचुएशन को हम लोग हैंडल करेंगे बहुत इजीली, बिना घबराए। समझ गए बच्चों। बच्चों आपके यहाँ एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये आता है कि कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और फोर्स की वजह से बॉडी का मोशन हो रहा है, और यहाँ पे ये बताया जाता कि पावर डिलीवर्ड की जो वैल्यू है इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पे कांस्टेंट बताया जाता है। यहाँ के अंदर बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर, ऐसे केस में मान लो t इक्वल टू 0 पर कहानी कुछ ऐसे रही हो बच्चों, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़कर कभी v हो गई होगी, फोर्स इसके ऊपर f लग रहा है। यहाँ के अंदर बच्चों फोर्स अकेला बदल रहा है, वेलोसिटी अकेली बदल सकती है, फोर्स और वेलोसिटी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन ये दिया जाता है कि पावर जो हमारा इंस्टेंटेनियस है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को चलो मैं k मान लेता हूँ। इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग लिखते हैं बच्चों एफ डॉट वी। अगर ये यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका मतलब हमारे पास हुआ एफ इंटू वी इंटू कॉस 0 डिग्री। फोर्स और वेलोसिटी के बीच यहाँ 0 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। दिस मच शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट जो हमने के माना है। मेरे प्यारे बच्चों एफ वी इक्वल टू यहाँ के अंदर कांस्टेंट हो गया। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पावर कांस्टेंट है, मतलब ऐसे सिचुएशन में एफ इंटू वी कांस्टेंट रहा होगा। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब उस समय का फोर्स मल्टीप्लाइड उस समय की वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन कंडीशन में क्या होगी। हमने कहा कांस्टेंट है, इसका मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे बीच रास्ते में कहीं गए, दो अलग अलग पॉइंट पे f1 v1 इक्वल टू f2 v2 का कॉन्सेप्ट भी यहाँ लग सकता है अगर हमें ऐसी जरूरत पड़ती है तो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखते हैं f की जगह मैं लिखूंगा m इंटू ए इंटू यहाँ के अंदर लिखूंगा v, दिस मच इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं बार बार के लिख दूंगा बच्चों, बार बार कांस्टेंट नहीं लिखूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के अंदर क्या होगा, यहाँ के अंदर हमारे पास हो जाएगा v इंटू ए, वी को पहले लिख दिया इंटू ए इक्वल टू के बाई यहाँ के अंदर लिख दिया m। कांस्टेंट चीज़ों को एक साइड में कर दिया। देखो
यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँगा बच्चों और ऐसे लिखूँगा v, और ये एक्सीलरेशन है इसको लिखूँगा dv/dt। दिस विल बी इक्वल टू k/m। देखो बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा v dv इक्वल टू कितना हो जाएगा k/m, यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा dt, k/m dt। दोनों साइड को जरा इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या यूजफुल रिजल्ट मिलता है। दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो मुझे यहाँ मिलेगा v²/2 और मुझे यहाँ मिलेगा k/m, तो बाहर आ जाएगा। बाकी यहाँ इस इंटीग्रेशन और dt के अंदर 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा t प्लस कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से v² इक्वल टू हो जाएगा k/m इंटू टी प्लस ऑफ c। अब यहाँ पर c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? c हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम बाउंड्री कंडीशन लगा रहे होते हैं। और बाउंड्री कंडीशन यहाँ के अंदर क्या है? बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर आके देखेंगे t इक्वल टू जब 0 है तो उस समय बच्चों हमारे पास वेलोसिटी क्या था? 0 था। t 0 तो वेलोसिटी 0, तो t की जगह 0 रखा, ये पूरा 0 हो गया, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी का स्क्वायर भी 0 हो गया। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई? 0। c की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो v² इक्वल टू आ जाएगा kt/m। यहाँ के अंदर बच्चों इतना बचा, यानी v की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, यहाँ 2 भी रहेगा, ठीक है, यहाँ 2 भी रहेगा और बच्चों v² इक्वल टू 2 और यहाँ कोई सा कांस्टेंट रहेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। यहाँ पर कोई सा कांस्टेंट हो गया, कोई ना कोई यहाँ कांस्टेंट ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल लिया, 0 आ गया। 0 आने के बाद यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या बचा है? v² मीन्स v की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में 2k/m और स्क्वायर रूट में t भी आएगा, इसका मतलब t की पावर हाफ। तो यहाँ पर मेन यूजफुल रिजल्ट क्या मुझे मिला? ऐसे सिचुएशन में बच्चों v की वैल्यू जो होएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी t की पावर हाफ। इसका मतलब दो अलग अलग पोजीशन पे ऐसे सिचुएशन में जहाँ पावर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पावर का कांस्टेंट हो वहाँ पे v1 अपान v2 करूँ तो टाइम से इसका रिलेशन बनेगा v1/v2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों t1/t2 की पावर हाफ कर लीजिए या स्क्वायर रूट में इसको कर दीजिए, बात वही रहेगा। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ के अंदर बच्चों दूसरा सिचुएशन ये बनेगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब बच्चों अगर मैं v और t के बीच में यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ तो v और t के बीच में बनने वाला ग्राफ हमारा पैराबोलिक होगा जिसका झुकाव हमारा टाइम एक्सिस की ओर होगा जिसकी पावर कम है। अगर मैं यही ग्राफ बच्चों ऐसे सिचुएशन में v² और t के बीच में बनाऊँ तो ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन जाएगा। आप लोग ये समझ गए हैं, v² की एक पावर देखेंगे t के एक पावर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे। अब जरा चर्चा को हम इसी में आगे बढ़ाएंगे। जो रिलेशन अभी हम लोगों ने निकाला है बच्चों, थोड़ा सा उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला क्या यूजफुल रिजल्ट हमें मिल रहा है। अगला यूजफुल रिजल्ट देखते हैं क्या मिल सकता है। देखिए अभी अभी हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट फाइंड आउट किया है। क्या किया है हम लोगों ने? फाइंड आउट बच्चों ऐसे किया है, v इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों 2k/m इंटू टी की पावर हाफ। ठीक, t की पावर हाफ। बच्चों इसको v को लिख देते हैं ds/dt और इस प्रकार से ds की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 2k/m t की पावर हाफ dt। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहाँ के अंदर हो जाएगा ds, ये हमारा हो जाएगा बच्चों कांस्टेंट और स्क्वायर रूट के अंदर 2k/m यहाँ हो जाएगा t की पावर हाफ dt। बच्चों इस प्रकार से यस की वैल्यू मेरे सामने क्या आ गया? स्क्वायर रूट के अंदर 2k/m t की पावर हाफ का मतलब t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, मान लिया c' है। जब हमारा, अच्छा इसको पहले सिंपल बना ले बच्चों थोड़ा सा। यस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया? 2k/m और ये 3/2 ऊपर ले जाओगे 2/3 यहाँ लिख देते हैं लाके, और यहाँ के अंदर बच्चों t की पावर कितना लिखेंगे? 3/2 प्लस कोई नया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट।
जब हमारा t इक्वल टू 0 उस समय का डिस्प्लेसमेंट अगर हम 0 लेके चल रहे हैं, नॉर्मली यही सिचुएशन होता है, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में यस की जगह 0, t की जगह 0 प्लस c डबल डैश, यानी c डबल डैश हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 0। इस प्रकार से यस की वैल्यू हो जाएगी 2/3 स्क्वायर रूट के अंदर 2k डिवाइडेड बाई एम टी की पावर यहाँ के अंदर 3/2 आ गया। ये रहा बच्चों यहाँ के अंदर सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट के लिए। इस प्रकार से बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड की वैल्यू दो अलग अलग टाइम इंटरवल पर पूछा जाए कि इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हमारा ये बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड की वैल्यू हो जाएगी t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, मतलब s1/s2 इक्वल टू t1/t2 की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है, बहुत इजीली आप ऐसे सिचुएशन को हैंडल करोगे, कंट्रोल करोगे और यहाँ पर आप सही आंसर निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला केस। एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई यहाँ पर एक कंटेनर हो या कोई पॉन्ड हो, तालाब हो, नदी हो, कोई भी ऐसा जगह हो जहाँ पे वाटर स्टोर हो या अदर कोई लिक्विड हो, और वहाँ से पाइप लगा के कोई मोटर वगैरह का सहारा ले करके यहाँ पर बच्चों मान लो मैंने मोटर लगा रखा है, यहाँ मोटर लगा रखा है बच्चों, कोई मोटर वगैरह का सहारा ले करके हम पानी को ऊपर ऐसे चढ़ाएं, ऊपर ये पानी वाटर या लिक्विड रेज करे, तो यहाँ पर कितना पावर डिलीवर होगा इस मोटर के द्वारा, कितना पावर डिलीवर किया जाएगा, कितना वर्क डन किया जाएगा, इन सारी बातों पे चर्चा हो रही है। बच्चों यहाँ पे जो वाटर बाहर आ रहा है, जो भी लिक्विड बाहर आ रहा है, कहाँ से खींचा गया, यहाँ से। तो अगर यम मास का कोई भी बॉडी एच हाइट ऊपर खींचा गया हो, यहाँ कांस्टेंट फोर्स मान के अगर चलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मान के चलेंगे, तो बच्चों ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो वर्क डन होगा, जो भी फोर्स ऊपर की ओर इसको खींचा होगा, फोर्स कौन लगा रहा है, मोटर, जो भी फोर्स इसको ऊपर की ओर खींचा होगा उस फोर्स के द्वारा वर्क डन हो जाएगा एम जी एच। बच्चों फोर्स जिधर उधर डिस्प्लेसमेंट एम जी एच। मान लिया यहाँ का छोटा सा मास मैं ले लेता हूँ डीएम मास को बच्चों एच हाइट तक अगर खींचेंगे तो वर्क डन यहाँ के अंदर छोटा सा होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू डी एम इंटू जी एच। दोनों साइड मान लेते हैं डी टाइम में ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक गया हो, तो ऐसे केस में हम कहेंगे डी डब्ल्यू ओवर डी टी, टाइम से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा जी एच डिवाइडेड बाई डी एम ओवर डी टी। यहाँ के अंदर डी डब्ल्यू ओवर डी टी का मतलब पावर डिलीवर्ड हो गया, जी एच यहाँ हो गया, डी एम ओवर डी टी का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, और यूनिट क्या होगा इसका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब यहाँ है कितना किलोग्राम वाटर, हाउ मच केजी ऑफ वाटर विल फ्लो पर यूनिट टाइम। बच्चों यूनिट टाइम में कितना किलोग्राम वाटर का फ्लो हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। बच्चों यहाँ के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया, एक इक्वेशन बनाया, P इक्वल टू जी एच डी एम ओवर डी टी, बड़ा यूजफुल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ सॉल्व होते हैं। अब देखो यहाँ के अंदर बच्चों, अब मान लीजिए ये वाला सेक्शन जो हॉरिजॉन्टल वाला है, इसका डिस्टेंस मैंने मान लिया x है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मान लिया a है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पाइप लगा है उसके अंदर कितना वॉल्यूम वाटर का रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और या फिर लिक्विड कह सकते हैं, इन दी पार्ट पी क्यू दैट विल बी इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई x, यही ना होगा। यहाँ के अंदर बच्चों मान लिया इसके अंदर जो वाटर है उसका मास मान लीजिए यम डैश है, तो यम डैश इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम के जगह पर ए एक्स इंटू क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा डी एम डैश ओवर डी टी, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए और रो तो बदलने वाला है नहीं, वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है बच्चों। यहाँ के अंदर हमारे पास डी एम डैश ओवर डी टी इक्वल टू हो जाएगा ये इंटू रो डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारे पास dm over dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, हाउ मच केजी ऑफ वाटर इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम दैट इज dm डैश ओवर dt। ये बच्चों हमारे पास dx ओवर dt होगा, dx ओवर dt बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इस प्रकार से dm ओवर dt इक्वल टू dm डैश ओवर dt
बच्चों मैंने ऐसा क्यों लिखा है, dm ओवर dt इक्वल टू dm डैश ओवर dt। ये बच्चों रूल ही होता है कि जितना किलोग्राम वाटर पर सेकंड यहाँ से जा रहा है उतना ही किलोग्राम वाटर पर सेकंड यहाँ से भी जाएगा। हर एक क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला जो वाटर का मास होगा पर यूनिट टाइम में क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब dm ओवर dt हर स्थान के लिए यहाँ पर सेम होगा। बच्चों ऐसे केस में अगर हम dm ओवर dt के जगह पर dm डैश ओवर dt की वैल्यू भी रख दें तो फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब P इक्वल टू GH और यहाँ पर dm डैश ओवर dt के जगह पर dm ओवर dt रख सकते हैं या dm ओवर dt के जगह पर dm डैश ओवर dt रख सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू है a रो v। तो एक इक्वेशन यहाँ बन गया पावर के लिए GH a रो v। अगर ज़रूरत कहीं पर पड़ती है बच्चों हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। इतना आई होप आप समझ गए होंगे। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं बच्चों, हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं। आप फिर से प्रैक्टिस करिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ, आप उस क्वेश्चन को मुझ तक भेजिए, उसका सलूशन मैं आपको भेजूंगा। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जाता है। बच्चों मैकेनिकल एनर्जी का सेंस होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व किए जाने का मतलब हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट बना रहे। मतलब काइनेटिक अगर घटता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, पोटेंशियल एनर्जी अगर घटता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। तो एक में जितनी कमी हो अगले में उतना इंक्रीमेंट हो जाए ताकि दोनों का सम एक ही बना रहे। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी हमारा कंजर्व है। कब कंजर्व होता है, जब बॉडी के ऊपर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगे। नाम ही है कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स अगर बॉडी के ऊपर लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व बना रहता है। काइनेटिक बदल सकता है, पोटेंशियल बदल सकता है, लेकिन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आइए देखें, इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये हमारा ग्राउंड लेवल है। जस्ट कंसीडर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राउंड लेवल। और यहाँ से मैंने क्या किया, किसी बॉडी को कोई सी वेलोसिटी देकर मैंने प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर की ओर। जब ये अपने हाईएस्ट पोजीशन पर जाके पहुँचेगा इसकी वेलोसिटी क्षण मात्र के लिए 0 हो जाएगी और कितना हाइट ये कवर करेगा, सपोज करिए h हाइट ये जा करके यहाँ के अंदर कवर करेगा। h हाइट इसने कवर किया है लाइक दिस, h हाइट ऐसे कवर किया गया है। सीखिए सब लोग, यहाँ पर बच्चों h हाइट कवर किया है। अब अगर मैं देखूँ, मान लीजिए पॉइंट हमारा ये हो, यहाँ पर पॉइंट B हो। अगर मोशन में हम केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करें, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है बच्चों। अगर मैं केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करूंगा ना तो यहाँ के अंदर बॉडी की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व बनी रहेगी, वो कांस्टेंट बनी रहेगी। मतलब यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू बीच में कोई भी पॉइंट ले लें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये हमारा सेम बना रहेगा। बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारा पॉइंट ए पर, पोटेंशियल एनर्जी को यू लिख देता हूँ, शुड बी सेम एज काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर जहाँ की हम बात करें वहाँ तो बॉडी जाके रुक गया है, रुक गया मतलब ऐसे सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर क्या आ जाएगा, 0। तो के प्लस यू ये इक्वल टू 0 प्लस यू भी हो जाएगा बच्चों। इस तरह का सिचुएशन हमें मिलेगा। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी हमारा था हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट अगर रेफरेंस लेवल में इसी को मान के चलता हूं बच्चों तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 होगा इक्वल टू यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस लेवल के बिहाफ पर यहाँ पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा mgh। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। तो बड़ी आसानी से यहाँ पर डिफरेंट कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं बच्चों। इस तरह से एक इक्वेशन मुझे मिल गया, मैंने सॉल्व कर लिया। यही इक्वेशन आप गैलीलियो का इक्वेशन लगा के भी ला सकते हो, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से मैं लेके आया। मान लो बच्चों यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमारा 10 जूल था तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या था, 0। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 10 जूल, 10 जूल हो जाएगा।
समझ में आ रहा बच्चों? यहाँ के अंदर मान लो मैं कहीं कह रहा हूँ कि बीच में कोई पॉइंट है, बॉडी जाते समय जब इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 7 जूल है। बताइए पोटेंशियल क्या होगा? आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल रहा होगा, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि 10 जूल है वो हर पॉइंट पे एक ही रहेगा। मैंने कहा बॉडी जब यहाँ कहीं से गुजर रहा था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी सर यहाँ के अंदर था, सपोज करिए 4 जूल, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी यहाँ के अंदर कितना जूल रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहाँ के अंदर अगर 4 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा होगा? 6 जूल। तो इस तरह से बच्चों बड़ी आसानी से हम इस बात को निकाल सकते हैं। अच्छा मान लो कि यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे एयर रेजिस्टेंस भी लगने लग गया तो क्या करेंगे? अगर एयर रेजिस्टेंस लगने लग गया बच्चों, मान लो यहाँ से 10 जूल लेके चला काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल क्या था? 0 था, और यहाँ पर इसके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी जो बचा वो 8 जूल बचा, और काइनेटिक क्या हो गया? 0। 10 जूल लेके चला था, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 जूल टोटल बचा। यहाँ पर बच्चों पोटेंशियल, माफ करिएगा शायद मैंने उल्टा बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के अंदर 8 जूल होगा और काइनेटिक क्या हो गया? 0। यही होगा ना, काइनेटिक हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गया। रहा सवाल यहाँ से टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो 10 जूल लेके चला था, वहाँ पर 8 जूल बचा, तो 2 जूल गया कहाँ? बच्चों क्या यहाँ पर ऐसे बताइए 10 जूल जो कि इनिशियल पॉइंट पे था, 8 जूल जो फाइनल पॉइंट पे यहाँ के अंदर है, क्या इसको बराबर लिख सकते हैं? सर नहीं लिख सकते हैं। क्या करें? यहाँ +2 जोड़ दें। ये +2 जूल जो हमने जोड़ा ये क्या है? ये बच्चों हमारे पास है वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर लिख सकते हैं 10 जूल -2 जूल इक्वल टू 8 जूल। बच्चों 10 जूल तो यहाँ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है, माइनस क्या किया? माइनस लॉस, जो भी लॉस हुआ उसको मैंने क्या कर दिया? माइनस, इक्वल टू क्या बचा? 8 जूल। तो यहाँ के अंदर बच्चों अपने अनुसार आप इक्वेशन बना सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट प्लस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चों? या फिर लिख सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट माइनस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी व्हाट एवर इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दी एट द फाइनल पॉइंट। तो बड़ी आसानी से बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बड़ा ही फेमस थ्योरम है, रिवीजन में जल्दी जल्दी आपको करा देता हूँ। अगर कोई बॉडी हो या सिस्टम ऑफ बॉडी हो, कोई बॉडी हो या सिस्टम ऑफ बॉडी हो और उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो उसका लीनियर मोमेंटम जिसको मैं m/v लिखता हूँ बच्चों ये कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का सेंस ये हुआ कि वो डायरेक्शन में भी कांस्टेंट बना रहेगा और मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट बना रहेगा। कब? जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो तब। न्यूटन जी का रूल जो हमसे कहता है उसमें ये कहता है, रूल बेसिकली ये है dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट विथ रेस्पेक्ट, लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है बच्चों, इसी को पावर बोला गया है। माफ करिएगा बच्चों, न्यूटन के लॉ में dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको फोर्स बोला गया है। और अगर फोर्स 0 है, अगर फोर्स 0 है मतलब dp/dt 0 है। dp/dt 0 है, किसी चीज़ को मैंने डिफ्रेंशिएट किया और रिजल्ट मुझे 0 मिला। किसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया? बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, dp/dt करने से रिजल्ट मुझे 0 मिला। मीन्स यहाँ जो हमारे पास p है, जो यहाँ के अंदर बच्चों लीनियर मोमेंटम है, या तो ये कांस्टेंट रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा। मतलब अगर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही बना रहेगा और ये 0 है तो ये 0 ही बना रहेगा। मतलब जो है वही बना रहेगा, मतलब कंजर्व रहेगा। सीधी सी बात, जो है वही बना रहने का मतलब वह कंजर्व रहेगा। यहाँ पर कब? जब बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो? 0 हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो ये कंडीशन लागू होता है। बच्चों
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिफरेंट जगहों पे अप्लाई होता है। कोलिजन के केस में अप्लाई होता है, एक्सप्लोजन के केस में अप्लाई होता है और तमाम जगहों पे अप्लाई किया जाता है और इससे तमाम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। आइए देखें यहाँ एक्सप्लोजन के केस में कैसे लीनियर मोमेंटम का कंजर्व अप्लाई किया जाता है, कोलिजन के केस में कैसे अप्लाई किया जाता है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। बच्चों हमारा टॉपिक है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता विस्फोट। सीधी सी बात है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहा हो या मे बी मोशन में रहा हो, अचानक उसमें कई सारे टुकड़े हो जाएं, जैसे बॉम्ब का बच्चों एक्सप्लोड होना हुआ, अचानक ही उसमें कई सारे टुकड़े हो जाएं और बिखर जाएं बिल्कुल, इस प्रोसेस को एक्सप्लोजन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी यहाँ के अंदर कोई इस तरह से कहीं पर रखी हुई है या फिर मोशन में भी हो सकती है, अचानक ही इसके अंदर इंटरनल फोर्स कुछ डेवलप होता है, कुछ केमिकल की वजह से या कुछ इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से इसके अंदर इंटरनल फोर्स इतनी तेज़ी से डेवलप होता है, इतनी तेज़ी से डेवलप होता है कि बॉडी को कई सारे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है। तो यहाँ के अंदर अभी एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, बॉडी का मास यम है, सपोज करिए ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, वेलोसिटी 0 है, तब तक एक्सप्लोजन हुआ। कोई टुकड़ा इधर जा रहा है, m1 मास का टुकड़ा इधर कहीं गया v1 वेलोसिटी से, m2 मास का टुकड़ा इधर कहीं गया v2 वेलोसिटी से, m3 मास का टुकड़ा बच्चों यहाँ कहीं गया v3 वेलोसिटी से। इसी तरह से बच्चों m4 मास का टुकड़ा यहाँ कहीं गया, इस तरह से बच्चों आगे बढ़ गया v4 वेलोसिटी से। ऐसे बहुत सारे इसके फ्रेगमेंट्स हो गए। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक्सप्लोजन के जस्ट पहले हमारे यहाँ बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो लीनियर मोमेंटम क्या था? कंजर्व बना हुआ था। तो एक्सप्लोजन के जस्ट बाद भी लीनियर मोमेंटम को कंजर्व माना जाएगा यहाँ के अंदर, क्योंकि इंटरनल फोर्स जो डेवलप होता है वो एक क्षण मात्र के लिए डेवलप होता है, या यूं कह लीजिए एक्सप्लोजन अगर हुआ और बॉडी के ऊपर फोर्स भी लग रहा है तो वो फोर्स इंटरनल फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। तो एक्सप्लोजन के जस्ट पहले और एक्सप्लोजन के जस्ट बाद लगने वाले छोटे मोटे फोर्सेस को इग्नोर कर दिया जाता है और बच्चों यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लोजन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर फिलहाल मैं बता दूँ, लीनियर मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू इक्वल टू होगा लीनियर मोमेंटम की फाइनल वैल्यू। पूरे सिस्टम की बात हो रही है बच्चों, फिर से सुन लीजिए। जब मोमेंटम के कंजर्व होने की बात की जाती है तो वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के केस में क्या क्या बातें की जाती हैं? उसके मैग्नीट्यूड के कंजर्व होने की भी बात की जाती है और डायरेक्शन के भी कंजर्व होने की बात की जाती है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में केवल मैग्नीट्यूड या केवल डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है, यहाँ दोनों की बातें बच्चों एक साथ की जाती हैं। आइए जरा यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, समझने समझाने का यहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, सीखने का प्रयास करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर शुरू में लीनियर मोमेंटम, मान लीजिए बॉडी रेस्ट में था, सपोज मैंने एग्जांपल लिया रेस्ट में था, अदरवाइज अगर मोशन में होता उसके हिसाब से लिखते। लीनियर मोमेंटम क्या है? 0। जब ये कई सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड हुआ तो पहले फ्रेगमेंट का लीनियर मोमेंटम हो गया m1 v1, अगले फ्रेगमेंट का हो गया m2 v2। मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है बेसिक चीज़ और जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। यहाँ के अंदर बच्चों इस तरह से जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे सब का वेक्टर सम होता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जहाँ सिचुएशन न्यूमेरिकल में बनेगी 2 फ्रेगमेंट की कभी बात की जाएगी, कभी 3 की, हम उसके हिसाब से डील करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम यहाँ पर बात करें फायरिंग ऑफ गन की बात की जाती है, फायरिंग ऑफ बुलेट की बात की जाती है, फायरिंग ऑफ बुलेट बाई गन। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, एक कोई ये बंदूक है ऐसे, इसके अंदर बुलेट, बंदूक की गोली भी है, बंदूक की गोली भी है, ये रहा बंदूक की गोली। बच्चों क्या होगा, अभी ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, गन प्लस बुलेट एक सिस्टम हुआ जो कि अभी रेस्ट में है। ये बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले और फायर करने के बाद का सिचुएशन क्या बनेगा, देखिए ये हमारा जो गन है वो ये रहा, यहाँ से बंदूक की गोली बच्चों इस प्रकार से निकलेगी, बंदूक की गोली इस प्रकार से यहाँ के अंदर निकलेगी और ये बंदूक की गोली किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से ऐसे आगे की ओर बढ़ेगी, यहाँ के अंदर ऐसे आगे की ओर बढ़ेगी और ये गन जो होगा किसी अदर वेलोसिटी से बच्चों बैक होगा।
क्यों बैक होगा अभी बता रहे हैं बच्चों। यहाँ के अंदर बैक इसलिए होगा क्योंकि शुरुआत में अगर मैं देखूं तो पूरा सिस्टम रेस्ट में है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है 0, लेकिन जब बंदूक की गोली इससे निकली तो बच्चों बंदूक की गोली का मास सपोज करिए mb है, b फॉर बुलेट, और गन का मास यहाँ पर mg मैंने लिख दिया। बच्चों इस प्रकार से मैं क्या देख रहा हूँ, इसको mb ऐसे लिख देता हूँ कैपिटल B। बच्चों ये हमारे पास सिचुएशन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर हम जितने मोमेंटम से देखेंगे बुलेट आगे बढ़ेगा उतने मोमेंटम से गन भी पीछे जाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि कोशिश है नेट लीनियर मोमेंटम को 0 बनाना। क्यों ऐसा करना? क्योंकि शुरुआत में 0 था। इनफैक्ट क्या हुआ, एक्सप्लोजन जैसा केस हुआ ना, कोई बॉडी है 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई अचानक से यहाँ पर, क्योंकि शुरू में बंदूक की गोली जो है वो बंदूक से ही अटैच था, उसको अलग नहीं मान रहे थे, लेकिन अब वो अलग हो गया। बच्चों यहाँ के अंदर इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सप्लोजन, और इस केस में टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। मैं कहूँगा इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, नेट वैल्यू ऑफ फाइनल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू नेट वैल्यू ऑफ इनिशियल लीनियर मोमेंटम, जो कि क्या है 0 है। यहाँ के अंदर बच्चों फाइनल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास mb इंटू v ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और यहाँ पर हो जाएगा mg इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन। ऐसे इस प्रकार से बच्चों अगर मैं यहाँ देखूँ ध्यान से, इसको इधर उठा लाता हूँ, माइनस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू यहाँ के अंदर बच्चों मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाएगा। अब केवल मैग्नीट्यूड की अगर मैं चर्चा करूं बच्चों तो ये सब हट जाएंगे, केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा कर लेते हैं। निगेटिव आने का मतलब है कि एक दूसरे के अपोजिट यहाँ मोमेंटम एक दूसरे के हैं, और इस तरह से बच्चों अगर मैं देखूं मास ऑफ गन इंटू मास ऑफ बुलेट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ गन अपान मास ऑफ बुलेट इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ गन। अगर कभी आवश्यकता पड़ती है हम लोग लगा लेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। बच्चों यहाँ के अंदर अगला सिचुएशन ये बनेगा कि सर यहाँ जब कोई बॉडी मोशन करता है तो उसके साथ एक डी ब्रोगली वेव एसोसिएट होता है। कोई बॉडी अगर मोशन करता है तो उसके साथ डी ब्रोगली वेव एसोसिएट होता मैटर वेव, जिसको हम लिखते हैं h/p। h/p का मतलब h/mv। बच्चों सीखो समझो खूब आगे बढ़ो। यहाँ के अंदर बच्चों h/p का मतलब h/mv हो गया। ध्यान से सुनिए जो बताने जा रहे हैं। बच्चों लीनियर मोमेंटम जितना गन का है उतना बुलेट का है, तो यहाँ के अंदर बच्चों इसका मतलब यच तो कांस्टेंट है और पी भी दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब लैम्डा चाहे गन की बात करें या लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहे बुलेट की बात करें, दोनों के लिए सिचुएशन में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों। यहाँ वेलोसिटी ऑफ गन जो होता है इसको कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, और जिस वेलोसिटी से जिस स्पीड से बंदूक की गोली बाहर निकलती है उसको कहते हैं मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो हमारे पास Vg मैंने लिखा है इसको मैं कहता हूँ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, और बच्चों जो मैंने Vb लिखा हुआ है दिस इज मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है बच्चों। यहाँ के अंदर इस तरह का सिचुएशन बनेगा, इस तरह का कंडीशन बनेगा। एक और सवाल इस पे आता है बच्चों रेडियो एक्टिव डीके का। रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, कोई यहाँ अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, उससे अल्फा बीटा इस तरह से पार्टिकल निकलते रहते हैं। इस पर सवाल आपसे पूछा जाता है। सीखिए यहाँ के अंदर बच्चों क्या है, सपोज करिए ये हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। यहाँ इसका मास न्यूक्लियस का हमारे पास जो भी है कैपिटल M मान लीजिए है। अभी ये रेस्ट में है, इसका लीनियर मोमेंटम क्या है, 0 है। अब बच्चों अचानक ही इसमें से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल निकला। अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल का मास जो होगा, मास नंबर 4 होता ना, यहाँ के अंदर 4 mu के बराबर होगा, और यहाँ पर इस न्यूक्लियस का मास जो है मास नंबर के बराबर मैं कैपिटल A लिख देता हूँ AMU। तो बच्चों यहाँ पर जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है उसका मास कितना बचेगा, A-4। ये जो अल्फा पार्टिकल इसकी वेलोसिटी बच्चों V अल्फा मैं लिख देता हूँ, तो उसी के अपोजिट न्यूक्लियस रिकॉइल भी होगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन जैसा केस हुआ। अभी
लीनियर मोमेंटम जीरो था तो अभी भी जीरो बनने रहने की कोशिश होगी। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम यहाँ पीछे की ओर ये ऐसे शिफ्ट होगा, लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का जीरो बनने के चक्कर में ये पीछे की ओर आएगा बच्चों, रिकॉइल होगा। यहाँ के अंदर न्यूक्लियस की वेलोसिटी सपोज करिए v1 है, नेट मोमेंटम अभी क्या है जीरो, नेट मोमेंटम अभी क्या होगा जीरो, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर नेट मोमेंटम की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा m1 जीरो तब होगा जब m1 v1 इक्वल टू m2 v2 का कॉन्सेप्ट लागू हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो यहाँ के अंदर हो जाएगा a-4 इंटू वी एन शुड बी इक्वल टू 4 इंटू वी अल्फा। वेलासिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल मान लीजिए कैलकुलेट कराने के लिए बोला गया है तो ये हो जाएगा a-4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई वेलासिटी ऑफ न्यूक्लियस। बड़ी आसानी से बच्चों इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई एक देकर कोई दूसरा पूछ लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले केस पे। हमारा अगला टॉपिक है कोलिजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है। आइए देखें क्या है। नाम से तो स्पष्ट है कि कोलिजन क्या होता है, बशर्ते देखते हैं। यहाँ पे बच्चों कोलिजन में क्या होता, दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे समय के लिए, और फिर अलग हो जाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन बनता है कि चिपक भी जाते हैं, संपर्क में आने के बाद साथ छूटता ही नहीं है, स्टिक कर जाते हैं। बच्चों कोलिजन कई तरह के होते हैं, क्या कैसे होता है, कोलिजन के केस में क्या क्या यहाँ सिचुएशंस बनते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों ये कोलिजन जो है, कोलिजन के 3 फेज होते हैं, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और यहाँ होता है बच्चों आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये 3 स्टेट होते हैं कोलिजन के। कोलिजन के बल्कि बिफोर को यहाँ मैं जस्ट बिफोर लिख दूँ और आफ्टर को जस्ट आफ्टर लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। बच्चों यहाँ के अंदर जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से जस्ट पहले की सिचुएशन क्या होगा, 2 बॉडी ऐसे आ रहे थे, बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2, यहाँ पर एक दूसरे से जस्ट कोलिजन होने वाला ही था। कोलिजन के दौरान क्या हुआ होगा, ये दोनों बॉडी एक दूसरे से टकराव किए होंगे और बच्चों ये जो इनका टकराव हुआ होगा सरफेस के बीच में, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेन डेवलप होता है। जब कोलिजन होता है बच्चों, ये क्योंकि इतना माइन्यूट होता है, इतना कम होता है कि आंखों से हम देख नहीं सकते, थोड़ा सा यहाँ का मीडियम डिफॉर्म हो जाता है, जहाँ पर टचिंग होता है वहाँ का मीडियम डिफॉर्म हो जाता है। और कोलिजन के जस्ट बाद कोलिजन के जस्ट बाद बच्चों क्या होता है, ये बॉडी दोनों में भी ऐसा पॉसिबल हो कि एक दूसरे का साथ छोड़ करके फिर से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए। मैं समझा रहा हूँ कुछ यहाँ। ड्यूरिंग जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये 3 फेजेज मैंने बताए। मेरे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अगर कभी कभी कोलिजन कहते परफेक्टली इनइलास्टिक है, और परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में क्या होता है, एक बार मीडियम डिफॉर्म हुआ तो इलास्टिसिटी ना रहने की वजह से फिर से रिफॉर्म हो ही नहीं पाता है, और फिर से बच्चों नहीं हो पाता तो चिपका रह जाता है। और कम्प्लीटली ये डिफॉर्मेशन जो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए कुछ समय बाद, जस्ट थोड़ी देर बाद, तो बच्चों उसको कहते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, और थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन अभी भी बचा रहे अगर, तो उसको बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिकल कोलिजन तो वही होता है, ना तो परफेक्टली इलास्टिक एकदम से देखने को मिलता, ना तो इनइलास्टिक। इनइलास्टिक तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिल भी जाता है। क्ले ले लीजिए आप, दीवार पे मारिए, दीवार पे जाके चिपक जाएगा। वो कोलिजन क्या हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ। फिलहाल 3 फेजेज हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, जैसे बैट से बॉल में हिट किया गया तो बैट और बॉल का जो संपर्क बना एक शॉर्ट टाइम के लिए बना, बहुत छोटे समय के लिए बना, कोलिजन हुआ, और कोलिजन के दौरान इतना तेज फोर्स डेवलप हुआ, इंटरनल फोर्स एक तरह से दोनों के बीच कह सकते हैं, कि बॉडी इतनी दूर चली गई, ठीक है, बाउंड्री क्रॉस कर गई, सिक्सर लग गया। तो बच्चों यहाँ के अंदर अगर इसका ग्राफिक स्टडी करें तो सिचुएशन ऐसे होता है। ये रहा बच्चों
फोर्स, यहां पर बच्चों फोर्स रहा, और ये रहा टाइम। ठीक है, देखिए कोलिजन के पहले की सिचुएशन क्या थी। ऐसे कोलिजन के पहले की सिचुएशन जो सिस्टम के ऊपर लगने वाला फोर्स मान लीजिए जीरो नहीं था, तो कुछ हल्का फुल्का थोड़ा बहुत फोर्स मान लीजिए लग भी रहा हो, या कभी कभी जीरो भी होता है फोर्स। तब तक जैसे ही बॉडी का कोलिजन हुआ, एकाएक उसके बीच बच्चों इंटरनल फोर्स बहुत तेजी से डेवलप होगा और क्षण मात्र में खत्म हो जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों वो क्षण मात्र ही बहुत काफ़ी होता है। यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन बनेगा। तो ये ग्राफ को देखकर मैं 3 पॉइंट यहाँ चिन्हित करूँगा बच्चों। 3 पॉइंट्स आई विल कंसीडर हियर। यहाँ एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, ये पूरा पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट यहाँ। ये बच्चों ये जो पॉइंट है ये कहूँगा ये पॉइंट है जस्ट बिफोर कोलिजन का, जस्ट बिफोर कोलिजन। और इस पॉइंट को मैं कहूँगा बच्चों ये पॉइंट दिखा रहा जस्ट आफ्टर कोलिजन को। दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, और ये पूरा ग्राफ जो यहाँ बन के आ रहा है एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए फोर्स की वैल्यू एकाएक कहाँ जाके पहुँच गई। जो फोर्स इतना छोटा था वो इतना हो गया। तो बच्चों यहाँ कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद जो फोर्स अगर लगता भी है तो इतना कम होता है एज कंपेयर टू इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स के कंपैरिजन में ये एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने की वजह से जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद बच्चों हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर अगर कोलिजन का कोई केस होगा तो मैं कहूँगा नेट लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू, मैं साफ साफ लिख दूँ बच्चों, नेट लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इट मीन्स वी आर डीलिंग विद द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, नॉट ओनली डायरेक्शन नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, वी आर डीलिंग विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, अच्छा एक और चर्चा छोटी सी कर लेते हैं बच्चों। कोलिजन के केस में यहाँ पर जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर हमारा मोमेंटम तो कंजर्व है, पक्का होगा, चाहे जिस प्रकार का कोलिजन हो। लेकिन वहीं पर बच्चों कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी का जिक्र अगर करें तो कुछ केस में काइनेटिक एनर्जी घट जाता है, कुछ केसेज ऐसे आते हैं जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, कुछ केसेज ऐसे आते हैं जब काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों वो केस हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे। और यहाँ के अंदर बच्चों कोलिजन के बारे में एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि कोलिजन होना जनरली लोगों के दिमाग में रहता कि कोलिजन होने के लिए फिजिकल टच जरूरी है। नहीं सर, फिजिकल टच होना यहाँ जरूरी नहीं है। कोलिजन होने के लिए जरूरी है कि इनके बीच इंटरनल फोर्स डेवलप हो। जैसे कोई यहाँ पर न्यूक्लियस हो बच्चों, न्यूक्लियस जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मैंने प्रोटॉन को इसकी ओर भेजा, तो प्रोटॉन जब इसकी ओर जा रहा है तो क्या होगा, इस यहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं, एक क्लोजेस्ट अप्रोच तक पहुँचेगा और फिर वापस भाग जाएगा। कोलिजन नहीं हुआ, फिजिकल टच नहीं हुआ, लेकिन कोलिजन हुआ। ठीक है बच्चों, फिजिकल टच नहीं हुआ लेकिन यहाँ के अंदर कोलिजन हुआ है। बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे कि कोलिजन के लिए फिजिकल टच का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग कोलिजन के टाइप्स को पढ़ते हैं बच्चों। आइए देखें कैसे कैसे प्रकार के कोलिजन यहाँ पर हमको पढ़ने हैं।